चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ऑसिलेटर्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट थर्ड। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन एम्पलीफायर में से नहीं होगा तो वो ऑसिलेटर्स में से होगा। सबसे पहले ऑसिलेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक device which convert DC power from the supply into AC power। ठीक है, without application of external input signal। यानी कि आपने रेक्टिफायर पढ़े थे जो AC को बदलते हैं DC में, ये इसका उल्टा कर देता है ऑसिलेटर। ये DC को AC सिग्नल में बदल देता है बिना किसी AC सिग्नल को दिए हुए ही। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है, तो एक पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि क्या ऑसिलेटर होता है। दो चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं एम्पलीफायर। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है ऑसिलेटर का। एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को हम जोड़ते हैं फीडबैक नेटवर्क से, जो हम वापस देते हैं इसमें फीडबैक सर्किट, और इसके साथ जोड़ते हैं एक डिवाइस, इसको हम नाम दे रहे हैं टैंक सर्किट। दिस इज योर टैंक सर्किट, जिसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो फीडबैक है वो इसके अंदर जाएगा। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। एम्पलीफायर हम पढ़ चुके हैं क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई, उसके वापस स्टेबिलिटी के लिए हम फीडबैक कर देते हैं। लेकिन ये फीडबैक अगर इस L और C में से बन जाए तो दिस बिकम द ऑसिलेटर। तो ये हमारा पूरा ऑसिलेटर है। तो हमने अब सिर्फ इसको देखना है, ये क्या चीज़ है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो LC ऑसिलेशंस को देखते हैं। इसको बोलते हैं हम टैंक सर्किट। दिस इज नोन एज टैंक सर्किट। तो हमने पहले टैंक सर्किट को देखना है क्या करता है। ठीक है, टैंक सर्किट एक्चुअल में L और C का कॉम्बिनेशन है, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर हैं हमारे। इंडक्टर जो है वो एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करके रखता है, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, और यहीं से हमें AC सिग्नल मिलने वाला है। ठीक है, ये तो सिर्फ उसको बढ़ाएंगे सिग्नल को और वापस डाल देंगे इसके अंदर। तो ऑसिलेटरी सिग्नल्स देखते हैं। ऑसिलेटरी सर्किट क्या है। ऑसिलेटरी सर्किट मान लेते हैं हमारे पास ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर। ठीक है, इसको मैं चार पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो 4 बार इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साइकिल की फॉर्म में। साइकिल यानी कि एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है इसकी। ये देखिएगा 4 सर्किट डायग्राम एक जैसे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, ये A, ये 1 मान लीजिए, ये 2, ये 3 और ये 4। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से है हमारी। शुरू में ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इसकी प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव है।
ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ऑसिलेटर सब कुछ क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा फिर नहीं समझ आए। कैपेसिटर इज गेट फुल्ली चार्ज्ड इनिशियली एंड देयर इज नो एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। ठीक है, जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और यहाँ हम एक प्लग लगा देते हैं और उस प्लग को ऑन कर देते हैं, ऑन कर दिया हमने प्लग, प्लग ऑन होते ही सर्किट के अंदर प्लस से माइनस करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और जब सर्किट में प्लग की ऑन होते ही प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो यही करंट इसके अंदर से जाएगा, इंडक्टर के अंदर से, एल के अंदर से यहाँ। और जब ये इंडक्टर के अंदर से जाएगा तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस तरीके से। यानी जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट जो है इंडक्टर में से पास हो रहा है, और जब वो इंडक्टर में से पास हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो गई। और ये कब तक होती रहेगी? जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए। जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज, अब यहाँ प्लस प्लस है, ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है, अब ना यहाँ पर है, तो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में स्टोर हो गई? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई। अब जब ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेट प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक एनर्जी वापस जो है करंट की डायरेक्शन में कैपेसिटर को रिस्टोर होनी शुरू हो जाएगी। और जब वापस कैपेसिटर को रिस्टोर होनी शुरू हो जाएगी तो पहले प्लस से माइनस करंट जा रहा था, और इस इंडक्शन की वजह से लेंज़िस लॉ करंट की डायरेक्शन को उसी डायरेक्शन में रखता है। ठीक है, करंट को उसी डायरेक्शन में रखता है, और कैपेसिटर अब चार्ज अप होना शुरू हो गया, लेकिन अब की बार वो रिवर्सली पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाएगा। अब उसकी सारी मैग्नेटिक एनर्जी वापस दोबारा से किस में स्टोर हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टोर हो गई। और जब वो दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टोर हो गई, अब फिर रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, प्लस से माइनस। और जब प्लस से माइनस करंट होगा तो इसके अंदर फिर दोबारा से जो है मैग्नेटिक लाइंस की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार इसकी डायरेक्शन पहले से जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और फिर दोबारा से वो उसी डायरेक्शन में करंट होता रहेगा, और फिर ये जो प्लस था और माइनस था वापस इसी पोजीशन पर आकर के, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। शुरू में क्या हुआ कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है हमारी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक किस में स्टोर होती चली जा रही है? मैग्नेटिक में स्टोर होती चली जा रही है। कब तक स्टोर होएगी वो? जब तक कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए। जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक किस में स्टोर हो गई? मैग्नेटिक में। लेकिन मैग्नेटिक में स्टोर हो गई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज़िस लॉ के अकॉर्डिंग करंट को उसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। ठीक है, और जब करंट उसी डायरेक्शन में है तो धीरे धीरे मैग्नेटिक वापस किस में चली जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और कैपेसिटर जो है वो चार्ज अप हो जाएगा दोबारा से, लेकिन अब की बार उसकी पोलैरिटी रिवर्स है। और जब पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो सारी मैग्नेटिक एनर्जी किस में स्टोर हो गई? इलेक्ट्रिक। अब फिर वही प्रोसेस कि करंट की डायरेक्शन अब प्लस से माइनस की तरफ अपोजिट हो गया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इसकी बजाय, और फिर दोबारा से फिर वो रिस्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। और हर बार आप ये देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक बार जीरो से मैक्सिमम गया, फिर मैक्सिमम से जीरो गया, फिर उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, फिर रिवर्स में मैक्सिमम हो गई, और फिर दोबारा से पॉजिटिव जीरो। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक था,
ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, करंट मैक्सिमम, फिर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जीरो से मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम से फिर क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन अब फिर यहाँ से उसकी पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो करंट वापस मैक्सिमम, और मैक्सिमम से फिर दोबारा से कहाँ चला गया, जीरो। कौन सा करंट था यहाँ पर, डीसी करंट, लेकिन अब वो किस में स्टोर हो रहा है, कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड दिस इज, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी सर्किट जो है वो डीसी को किस में चेंज करते चले जा रहे हैं, एसी में करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा तो एल का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये जो वायर्स कनेक्टेड हैं इनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो सम एनर्जी loss will be there, some energy loss will be there in the form of heat, in the form of heat की फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी आउट ऑफ सिलेबस चल दी जाएगी, और जब एनर्जी आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी तो ये जो हमें साइकिल मिल रहे हैं ये साइकिल्स भी कम होते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि पहली बार जब हम इसको प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, जब दूसरा साइकिल आएगा तो हीट लॉस हो गया कुछ ना कुछ, तो वो मैक्सिमम तक नहीं जा रहा, ना ही यहाँ मैक्सिमम जा रहा, तीसरे साइकिल में और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से उसकी वैल्यू हर बार डिक्रीजिंग वे में चलती चली जाएगी, और ऐसा हो जाएगा कि वो कभी न कभी ख़त्म भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर साइकिल्स तो मिल रहे हैं, एसी साइकिल्स, लेकिन वो डिक्रीजिंग वे में मिलते चले जाएंगे, एंड दीज आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देते हैं, ठीक है। यानी ऑसिलेटरी सर्किट ऐसा कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जितनी कंप्लीट उसमें साइकिल्स होते चले जाएंगे, हर बार उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और रिड्यूस होने की वजह से वो एनर्जी को ख़त्म भी कर सकता है, क्योंकि हीट की फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा ही होगा। तो हम क्या करें कि ये हीट लॉस ना हो और हर बार हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलते रहें। अनडैम्प्ड का मतलब कि जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही मिलता रहे, जैसे ये दूसरा भी इतना ही, तीसरा भी इतना ही, और लास्ट तक जब तक हम चाहें वो सेम एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स में चेंज रहे। दीज आर नोन एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो इसको अगर हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे एम्पलीफायर के साथ, एम्पलीफायर के साथ क्यों, क्योंकि सिग्नल वीक हो गया है, वीक हो रहा है सिग्नल, और वीक सिग्नल को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर। यानी अगर हम इस सिग्नल को बढ़ा दें तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, और जो इसके अंदर कम हो रहा है उसको कहाँ से मिलेगा, इसको फीडबैक से, ठीक है। जो इसमें हीट लॉस की वजह से ख़त्म हो रही है सिग्नल तो हम आउटपुट में ले लेंगे इस तरह का, लेकिन जो इसमें हीट लॉस हो रहा है वो वापस कहाँ चला जाएगा, वापस कहाँ से मिलेगा इसको, फीडबैक से। तो अगर हम ये सारा सर्किट बना दें तो वो बन जाएगा हमारा ऑसिलेटर, तो एक तरीके से वो ऑसिलेटर का काम करेगा फिर हमारे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम एक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से हमने ऑसिलेटर को देखना है। इस ऑसिलेटर के लिए एक कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए कि ये डैम्प नहीं हो, जो भी मिल रहा है वो पूरा मिले हमें सर्किट में, और वो क्राइटेरिया बार्क-हासन ने डेराइव किया था, तो उसको हम नाम देते हैं बार्क-हासन क्राइटेरिया, ठीक है। फीडबैक रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑसिलेटर, और दैट इज आल्सो नोन एज बार्क-हासन क्राइटेरिया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फीडबैक रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑसिलेटर, और इसका दूसरा नाम बार्क-हासन क्राइटेरिया भी है,
ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये बार्क-हसन क्राइटेरियन या फीडबैक रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑसिलेटर। ठीक है, जब हम नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस कर रहे थे तो हमने नेगेटिव फीडबैक के लिए एक एम्प्लीफिकेशन वैल्यू निकाली थी। ठीक है, और उस एम्प्लीफिकेशन में A+1+A हमने निकाला था। तो इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं पहले क्या है। बार्क-हसन क्राइटेरिया या फीडबैक रिक्वायरमेंट ये कहता है कि अगर हमारे पास A जो भी A अगर 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, और जो फेज है एंड फेज का मतलब साइकिल जो हम वापस उसको इनपुट में डाल रहे हैं उसकी वैल्यू A शुड बी इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन हो, तो हम ये क्राइटेरिया को हम नाम दे देते हैं बार्क-हसन क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन हमें इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू 1 होगी तो वो ऑसिलेटर होगा और उसका फेज भी सेम होना चाहिए जो हम इनपुट में फीड करेंगे। ठीक है, कैसे? ये एक ऐसा डिवाइस है ऑसिलेटर जिसमें इनपुट की ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पर एक एम्पलीफायर बना रहे हैं। ठीक है, उससे हमें कुछ आउटपुट मिली, दिस इज आउटपुट, और इसको हमने पहले फीडबैक में डाला, दिस इज बीटा, और वापस इसको जोड़ दिया किसके साथ? इनपुट के साथ, ये। ठीक है, इनपुट हमने बाहर से नहीं दी कुछ भी, और ये हमने शुरू में ही इसकी डेफिनेशन के अंदर क्लियर किया था कि इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी इनटू एसी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो कोई इनपुट सिग्नल हमने यहाँ पर नहीं दिया, और ये जो बीटा है VF, दिस इज इक्वल टू बीटा V0 के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो इसके अंदर इनपुट जा रही है मिला करके वो VI। अब जो VF है हमारा वो हमने फीडबैक में डाला है और उसकी वैल्यू है बीटा V0। ठीक है, और यही चीज़ VF क्या बन गई है? हमारी इनपुट बन गई है, यानी कि किसके बराबर है ये? बीटा V0 के बराबर। VF ही वापस किस में जा रही है? इनपुट में, ये तो ये किसके बराबर है? बीटा V0। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज VI इज इक्वल टू बीटा, और गेन क्या होता है हमारा? V0 अपॉन VI। तो V0 को क्या लिख सकते हैं हम? AVI। तो इस V0 को लिख दो AVI। ठीक है, और दोनों को एक तरफ ले आओ, VI माइनस A बीटा VI, दिस इज इक्वल टू 0। VI को कॉमन ले लिया, 1 माइनस A बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि VI तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम कुछ ना कुछ आउटपुट ले रहे हैं। VI इज नॉट 0, तो 0 के कौन सा होगा? ठीक है, फॉर सम आउटपुट VI कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर। लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है? 0, तो प्रोडक्ट 0 होने का मतलब 1 माइनस A बीटा क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 0। ठीक है, VI तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 है क्योंकि प्रोडक्ट 0 है, तो 1 माइनस A बीटा का मतलब, और A बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सिचुएशन, हमने अभी अभी लिखी थी, यहाँ ये लिखा A बीटा दैट शुड बी इक्वल टू 1। यही वैल्यू हमारे पास हमें यहाँ मिल गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जब A बीटा 1 के बराबर आ गया तो दैट इज द कंडीशन ऑफ बार्क-हसन। दिस इज बार्क-हसन क्राइटेरिया। ठीक है, बार्क-हसन क्राइटेरिया।
अब जब ये बारखासन क्राइटेरिया है तो हम इसको फीडबैक के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। फीडबैक के थ्रू कैसे स्टडी कर सकते हैं? प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में जब हम पॉजिटिव फीडबैक देते थे, फॉर पॉजिटिव फीडबैक गेन क्या आता था हमारा? AF दिस इज इक्वल टू 1। ये तो था नेगेटिव के लिए, सॉरी, यहाँ अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये बन गया पॉजिटिव के लिए। ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक हम ये किसके लिए लिखते आ रहे हैं? दिस इज फॉर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। पिछले जितने भी आर्टिकल हमने किए हैं, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो वो किसके लिए होगा? पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ये पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव में माइनस और नेगेटिव में हमेशा क्या रहता है? प्लस। अब देखो दूसरी कंडीशन इसके लिए, बारखासन तो फिक्स हो गया कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये एप्लीकेबल है ऑसिलेटर के लिए। अब अगर इसको हम 1 माइनस ए बीटा को ग्रेटर देन 1 लेकर के चलें, यहां पर ए होता है, अगर इसको ग्रेटर देन 1 लेकर के चलें तो इसका मतलब AF लेस देन क्या हो गया? A हो गया। ठीक है, और जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू साइनोसॉइडल नहीं मिलेगी। साइनोसॉइडल का मतलब ये कि वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब गेन जो है वो पहले से क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और जब गेन कम होता जा रहा है तो सिग्नल इस तरीके से हो जाएगा, गेन कम 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 और डिक्रीज। लेकिन अगर 1 माइनस ए बीटा लेस देन 1 हो जाए, ये 1 लेस देन 1 हो गया तो AF इज ग्रेटर देन A हो गया। उस सिचुएशन में क्या होगा? गेन बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से, पहले छोटा बड़ा 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 इस तरीके से। लेकिन ना तो हम ये चाहते कि कम हो, ना हम ये चाहते कि वो बढ़े, हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट रहे। और कांस्टेंट रहने के लिए हमें ए बीटा दैट शुड बी इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। और जब हम इसको 1 लेंगे तो अब इस सिचुएशन के अंदर जरा 1 पुट करके देखो तो AF दिस इज इक्वल टू 1/0, यानी कि क्या आ गया? इनफाइनाइट। गेन कितना आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। और जब गेन इनफाइनाइट आए तो इसका मतलब है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, तो हम इनपुट में कुछ नहीं दे रहे फिर भी आउटपुट मिल रही है। और यही कंडीशन किसकी है? ऑसिलेटर की। यहाँ डेफिनेशन में यही चीज़ हमने पढ़ी थी, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट। सिग्नल नहीं देना है लेकिन फिर भी आउटपुट मिलेगी। और यहाँ पर यही कुछ हो रहा है कि जब गेन इनफाइनाइट है, और गेन इनफाइनाइट कब हुआ? जब बारखासन क्राइटेरिया लागू हुआ, यानी ए बीटा को हम 1 लेकर के चलें। और जब ए बीटा को 1 लेंगे तो AF की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, और जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब इनपुट में नहीं दे रहे हम फिर भी आउटपुट मिल रही है। एंड दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द प्रैक्टिकली ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब जो हमारे ऑसिलेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।